नमस्कार बच्चों, मैं संगीता भालेराव मैडम। कक्षा 7वीं के बच्चों को त्रिभुज की रचना ये जो पाठ है, तो इसमें आगे वाला जो भाग है वो पढ़ाने वाली हूँ। देखो बच्चों, पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने त्रिभुज की रचना किस तरह से की जाती है यह हम लोगों ने सीखा था। अभी उसके आगे वाला जो भाग है वो हम लोग देखने वाले हैं रेखाखंडों की सर्वांग समता। अभी देखो, रेखाखंड की सर्वांग समता इसका मतलब क्या है वो हम लोग कुछ आकृतियों से और कुछ कृतियों से समझ लेने वाले हैं। देखो, इसके लिए हमें क्या करने का है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है वैसे कागज, कोई भी कागज लेकर उसको मोड़ने के बाद उसके ये जो दोनों कोरे होती है, इन कोरों को एक दूसरे के सम्मुख भुजा जो है उनको जोड़ने का है, और जोड़ने के बाद वो बराबर एक दूसरे को स्पर्श करती है कि नहीं वो देखने का है, और उसके बाद उनकी लंबाई भी समान है कि नहीं वो देखने की है। अभी देखो, इनकी लंबाई समान है कि नहीं ये देखने के लिए हम लोग यहाँ पर अपने पास जो कंपास है उसका उपयोग करेंगे। जैसे देखो, यहाँ पर एक देखो, ये जो कागज का एक कोरा है उस पर मैंने रखा है, अभी दूसरे कोरे पर मैं रख रही हूँ। देखो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर इस कागज के दोनों कोरे जो है वो समान है। उसके बाद अभी देखो, नीचे दो रेखाखंड दिए हैं, एक है रेखाखंड ए बी और दूसरा है पी क्यू। अभी इन दोनों की भी लंबाई समान है कि नहीं वो देखने वाले हैं। पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर रेखाखंड ए बी की लंबाई। देखो, ए बी की लंबाई मैंने कंपास का उपयोग करके ये ए बी की लंबाई देखी है। अभी यही माप जो है वो हम लोग पी क्यू पर रखेंगे। देखो, हाँ, पी क्यू पर रखने के बाद देखो, पी क्यू जो है वो थोड़ा सा बड़ा है। देखो, इसके आगे जा रहा है, इसका मतलब वो बड़ा है। तो इसका मतलब यहाँ पर रेखाखंड ए बी और रेखाखंड पी क्यू, ये दोनों रेखाखंड जो है वो समान लंबाई के नहीं है। ए बी जो है वो पी क्यू से थोड़ा छोटा है। इसका मतलब देखो, यहाँ पर अगर हम लोगों ने देखा तो कागज जो है उसकी दोनों कोरे जो है वो समान लंबाई की है, लेकिन ये दोनों रेखाखंड जो है वो असमान लंबाई वाले हैं। तो इसका मतलब देखो कि यदि दिए गए रेखाखंडों की लंबाई समान होती है तो वो रेखाखंड सर्वांग सम होते हैं। सर्वांग सम यानी समान लंबाई वाले। तो यहाँ पर देखो, सर्वांग सम जो है तो उसका इस तरह से चिन्ह होता है। तो यहाँ पर समझ लो, रेख ए बी सर्वांग सम रेख पी क्यू इस प्रकार लिखा जाता है, और ये सर्वांग समता का चिन्ह होता है। अभी उसके बाद देखो, यहाँ पर एक खोका है। अभी इस खोके में, ये खोका जो है आयताकार खोका है, और इसकी प्रत्येक कोर जो है उसकी लंबाई अगर हम लोगों को नापनी है, नापने के बाद देखो, ए डी इसकी लंबाई और बी सी की लंबाई समान है कि नहीं वो देखने की है। उसके बाद सी जी और डी एफ इसकी लंबाई समान है कि नहीं देखने की है। उसके बाद सी डी और जी एफ की लंबाई समान है कि नहीं देखने की है। तो इस तरह से कौन कौन से दो रेखाखंड की लंबाई समान है वो हम लोगों को यहाँ पर लिख कर दिखाया है। देखो, जैसे यहाँ पर ए बी की लंबाई, ए बी इसकी लंबाई जितनी है उतनी ही लंबाई यहाँ पर डी सी की है। तो यहाँ पर लिखा है रेख ए बी सर्वांग सम रेख डी सी। उसके बाद रेख ए ई, यानी देखो रेख ए ई इसकी जितनी लंबाई है उतनी लंबाई रेख डी एफ की है, या फिर उसकी उतनी लंबाई बी एच की है। इसलिए ए ई सर्वांग सम रेखाखंड रेख बी एच। उसके बाद डी एफ सर्वांग सम रेख सी जी। तो इस तरह से ई एफ इसका सर्वांग सम कौन सा आएगा, तो देखो ई एफ इसकी जितनी लंबाई है उतनी लंबाई यहाँ पर एच जी की होगी, इसलिए ई एफ सर्वांग सम रेख एच जी। तो यहाँ पर आप लोगों को लिखने का है। उसके बाद रेख डी एफ सर्वांग सम रेख कौन सा आएगा, देखो डी एफ की जितनी लंबाई है उतनी लंबाई सी जी की है, इसलिए डी एफ सर्वांग सम रेख जी एच, तो ये सी जी। तो इस तरह से यहाँ पर लिखने का है। और उसके बाद आता है प्रश्न संग्रह 6। देखो, आकृति दी है, इस आकृति में सर्वांग सम रेखाखंड की जोड़ियां लिखनी है, और उसके लिए विभाजक का उपयोग करना है। विभाजक यानी अपने कंपास में जो दो लोहे के सिरे वाला जो कंपास का साहित्य है वो उसका उपयोग करना है। जैसे यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर जी बिंदु है। देखो, इस पर देखो जी बी, यहाँ पर इसकी जितनी लंबाई है उतनी किसकी है, देखो जी सी की लंबाई है। उसके बाद
देखो जीबी की जितनी लंबाई उतनी लंबाई सिर्फ जीसी की है। और ऐसे कौन कौन से दो रेखाखंड है कि जिनकी लंबाई समान है, वो आप लोगों को यहाँ पर लिखने की है। तो जैसे मैंने एक लिख के रखा है कि रेख जीबी सर्वांग समरेख जीसी, इस तरह की बाकी की 3 जोड़ियां जो है वो आप लोगों को पट्टी का उपयोग करो या फिर आप लोग विभाजक का उपयोग करके यानी डिवाइडर का उपयोग करके भी आप लोग ये देख सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर देखा आपने तो यहाँ पर जी आर, देखो रेख जी आर, इसकी जितनी लंबाई है उतनी ही लंबाई आप लोगों को इस यहाँ पर जी एम की भी दिखाई देगी। यानी जी आर और जी एम दोनों एक समान लंबाई के हैं, यानी वो सर्वांग सम है। तो उसके ये यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न दूसरा है, नीचे दी गई रेखा पर संलग्न बिंदुओं के बीच का अंतर समान है, इस आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो देखो ए बी सर्वांग समरेख कौन सा आएगा, तो देखो यहाँ पर ए बी उसका सर्वांग समकोण आएगा। तो वो आप लोगों को तुरंत डिवाइडर का या फिर अपने पास जो पट्टी है उसका उपयोग करके देखना है। देखो ए बी की जितनी लंबाई है देखो यहाँ पर ए बी की जितनी लंबाई है तो जितनी लंबाई है उतनी लंबाई ए डब्ल्यू की भी है, उसके बाद बी सी की भी है। इसीलिए हम लोग ए बी सर्वांग समरेख ए डब्ल्यू भी कह सकते हैं या फिर हाँ ए डब्ल्यू भी कह सकते हैं। उसके बाद ए पी सर्वांग समरेख क्या आएगा, तो ए और पी देखो इसमें कितने का अंतर है, 1 2 3 4 5। तो वो उतना ही आप लोगों को क्या करने का है, एपी का जितना है उतना ही पी ए का भी होगा, इसीलिए पी ए कर सकते हैं। उसके बाद रेख ए सी सर्वांग समरेख, मतलब देखो ए और सी इस तरह से, तो इसका सर्वांग समकोण आएगा तो उसका बिल्कुल अपोजिट वाला विरुद्ध साइड वाला आएगा, वो रहेगा ए एक्स। तो इस तरह से आप लोग ये कर सकते हैं। देखो इस पर हम लोगों ने यही सीखा है कि जिन दो रेखाखंडों की लंबाई समान होती है तो वो दोनों रेखाखंड सर्वांग सम होते हैं। रिक्त स्थान में आपको ये आ सकता है, इसलिए आप लोगों को ध्यान में रखने का है। धन्यवाद।